हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? व्हाट्स हैपनिंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वंडरफुल, ग्रेट बीइंग इन लॉकडाउन। आप घर में हो और केमिस्ट्री का मजा ले रहे हो, ठीक है? तो दिस साइड योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट राम सर, और आज का टॉपिक लेते हैं फुर्ती के साथ, ठीक है? तो यार आप लोग जब 10th के बाद 11th में आते हो तो वहां आप एक नया चैप्टर डील करते हो, स्टेट ऑफ मैटर। आप केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी आप इस चैप्टर को बहुत डिटेल से पढ़ते हो और आपको स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि यार सॉलिड कब है, लिक्विड कब है, गैस कब है, इस पर टेम्परेचर का क्या रोल है, ठीक है? मॉलिक्यूल्स में इसमें आपका डिफ्यूजन, इफ्यूजन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, और आपका इसमें काइनेटिक एनर्जी, जो भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत डिटेल से समझना चाहते हो और जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो आज जो हम आपके लिए एनिमेशन लेके आए हैं, दैट इज फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कि आपका बेस बहुत क्लियर हो। तो चलो चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, समझते हैं यार। जैसे कि हमने पहले हमने सॉलिड लिया, अब सॉलिड में हमने वाटर लिया। तो देखो यार, वाटर में जब आप देखोगे एक स्पेशल आपको कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होगी। वाटर में, सॉलिड में आप देख रहे हो कि ये इनके बीच में एक आपको हेक्सागोनल केजिंग टाइप में स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो आपको ये नेटवर्क सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहीं जब आप इसको लिक्विड फेज में डाल दोगे तो लिक्विड में आप देखोगे कि लिक्विड में ये थोड़ा वाइड स्प्रेड होगा। लिक्विड में आप देखोगे कि लिक्विड में इसकी डेंसिटी क्या होगी? हाँ जी, इसकी लिक्विड में डेंसिटी होगी ज्यादा। और सॉलिड में आप देख रहे हो कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, एक वॉइड बन रहा है, एक एयर कैविटी हो रही है। जो ये एयर कैविटी ट्रैप हो रही है, दैट इज ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही लोगों को समझ में नहीं आता है कि यार 10 kg, आप 10 किलो का पत्थर डालो पानी में, वो डूब जाएगा। आप 10 किलो की आइस डालो, आप 10 kg की आइस डालो पानी में, तो देखोगे कि वो आइस यार नहीं डूबेगी, तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होती है? कम, जबकि सॉलिड है और सॉलिड की डेंसिटी होनी चाहिए ज्यादा। बट ऐसा आइस के साथ नहीं होता है ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो आपका एक हेक्सागोनल केजिंग स्ट्रक्चर बनाता है और एयर कैविटी हो जाती है। एयर कैविटी के चलते ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका वॉल्यूम हाई हो जाएगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी? लेस डेंसर हो जाएगा। देयरफॉर आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, वेयर एज 10 kg सॉलिड ड्राउन्स इन वाटर, वाटर में डूब जाएगा, ठीक है यार? और जब यार इसको तुम हीट करोगे, हीट करने पे क्या होगा? हीट करने पे ये और दूर दूर जाएंगे और स्टीम में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? ये स्टीम में, ठीक है? हीट करने पे क्या होगा? हीट करने पे थर्मल वाइब्रेशन। देखो, हीटिंग इफेक्ट में हमेशा टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर कभी भी बढ़ेगा तो स्टेट ऑफ मैटर में जो स्टेट है, वेदर इट्स लिक्विड, सॉलिड और गैस, देयर इज ऑलवेज मोर थर्मल वाइब्रेशन, ठीक है? अब वाटर का लिक्विड देख लेते हैं। वाटर के लिक्विड में देखो डेंसिटी ज्यादा मिल गई है, यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और गैस में आप देख रहे हो कि क्या बन चुका है? ये स्टीम बन चुका है। नाउ इट्स फ्री टू मूव, ठीक है? यहां पर आपके मॉलिक्यूल्स क्या है? वाइड स्प्रेड है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। और थर्मल वाइब्रेशन क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। तो गाइस, हमेशा टू डोमिनेंट फैक्टर डिफाइन द स्टेट ऑफ मैटर। ये जो दो डोमिनेंट फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? एक आपका है थर्मल वाइब्रेशन, और एक क्या है? दूसरा है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जब आपका डोमिनेट करेगा तो वो स्टेट क्या होगी? स्टेट विल बी सॉलिड, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास होंगे। और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस डोमिनेंट होगा, थर्मल वाइब्रेशन डोमिनेट करेगा, दैट विल बी गैस। और जब आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड थर्मल वाइब्रेशन ऑलमोस्ट एक दूसरे को के नेट इफेक्ट को कंपनसेट करते हैं, दैट टाइम स्टेट इज लिक्विड, ठीक है यार? समझ में आ गया? जो आपको अभी तक डाउट था तो आज क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कि थर्मल वाइब्रेशन है और दूसरा क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है यार? अब देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन सॉलिड है तो क्या है? कंप्रेस फॉर्म में है, थर्मल वाइब्रेशन डिक्रीज है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? इंक्रीज है, ठीक है? लिक्विड में थर्मल वाइब्रेशन और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में रहता है। और गैस में ये क्या करता है? गैस में ये आपका सरपास कर जाएगा, थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर?
ये तो आपका ऑक्सीजन क्या था, डाइएटॉमिक यार, ऑक्सीजन क्या था, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तभी आप देख रहे हो कि दो दो एटम साथ में कंबाइंड है। बट यदि आप नोबेल गैस को स्टडी करोगे, नोबेल गैस क्या है, ऑल नोबेल गैस आर मोनो एटॉमिक, क्योंकि दोस्तों इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, 0। ठीक है, दैट्स वाई दिस ऑल आर द मोनो एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक में क्या है कि थोड़ा सा आपको स्पेस ज्यादा मिलेगा, इसमें वंडर वॉल रेडियाई मिलेगी, स्पेस ज्यादा मिलेगा, और सॉलिड फॉर्म में भी आपका इसमें वाइब्रेशन होता रहेगा। लिक्विड में तो ऑलरेडी ये आपका ऑलरेडी थर्मल वाइब्रेशन डोमिनेट कर जाएगा, और गैस में ये क्या है कि विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और एनी इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाइड स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये हमारा जो लेक्चर है पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं जहां हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। क्या पढ़ने वाले हैं, पीएच स्केल, जो आपके दिमाग की बत्ती को घुमा देगा, और बहुत ही बढ़िया बूम बूम कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और फुरते रहिए। ठीक है, ओके गाइस, बाय बाय। And please subscribe our channel and press the bell icon for more videos. अब इंडिया करेगा इनसे सॉल्व। डाउनलोड नाउ।